हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम भाविक है और आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट के बारे में नया पर्सपेक्टिव डिस्कस करना चाहता हूँ और ये प्रोडक्ट का नाम है PPF। आप सोचेंगे कि ये प्रोडक्ट अभी अप्रैल में क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज 31 मार्च तो कंप्लीट हो गया है और टैक्स प्लानिंग हमारा हो गया है। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको सब्सिक्वेंटली ये वीडियो में मिलेगा। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो उसमें ये जवाब आपको मिल जाएगा। मेरे अनुभव में जब हम प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, खास करके जिसका एज ग्रुप 45 से 65 है, जिसकी उम्र 45 से 65 है, अगर हम उनसे मिलते हैं तो उनमें एक कॉमन ओपिनियन जानने मिलता है कि PPF इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट और PPF जैसा प्रोडक्ट इंडस्ट्री में अवेलेबल नहीं है। तो क्या ये मान्यता है या ये हकीकत है? तो इस पॉइंट को भी हम एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। और अगर कोई बेहतर प्रोडक्ट है, PPF से बेहतर प्रोडक्ट है, तो वो कौन सा है और उसमें इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है? उस प्रोडक्ट से क्या हम टैक्स बचा सकते हैं? क्या हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम एक रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं? तो ये सब पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो के एंड तक आपको ये सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। खास करके अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना चाहिए। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि PPF में इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा होता है। तो वो जानने के लिए हमें सबसे पहला PPF का रेट चार्ट देखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 1968-69 से लेके मार्च 2021 तक का रेट चार्ट लिया हुआ है। वो इंटरनेट पे आपको इजीली मिल जाएगा और आप देखिए कि हाउ द इंटरेस्ट रेट हैज़ इफेक्टेड। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इंटरेस्ट रेट हैज़ इफेक्टेड। तो सबसे पहले आप नीचे से शुरू करते हैं। 68-69 में 5% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था और धीरे धीरे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते गया और 1985 से लेके आप 2000-2001 का फेज देखेंगे, वहाँ पे डबल डिजिट रिटर्न जनरेट होता है। तो मैंने शुरुआत में बताया था कि कुछ लोगों के लिए PPF इज़ अ ब्लेसिंग। क्यों? उन्होंने अपना करियर शायद 83, 84, 85 में शुरू किया और जो भी सेविंग्स था वो PPF में इन्वेस्ट किया। फिर 15 साल तक जब डबल डिजिट रिटर्न मिलता है, आपका पैसा डबल डिजिट में कंपाउंड होता है, तो वो एक स्नोबॉल इम्पैक्ट क्रिएट होता है। इस इन्वेस्टमेंट से आप टैक्स भी बचा सकते हो, वो डबल डिजिट रिटर्न आपका कंपाउंडिंग हो रहा है और जो मैच्योरिटी प्रोसीड आती है वो भी आपको टैक्स फ्री मिल रही है। उस फेज में नो डाउट PPF वॉज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अवेलेबल। पर 2003 से अगर किसी ने करियर की शुरुआत की है और उसने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, तो आप देखिए उसके 15 साल में इंटरेस्ट रेट हर साल फॉल होते गए हैं। अगर मैं एवरेज लेता हूं तो एवरेज 7.91% का एवरेज आता है। तो अगर आप अपने फादर की या जो भी आपके सीनियर्स हैं उनकी एडवाइस लेके PPF में इन्वेस्ट करेंगे या किया होगा उस फेज में पिछले 15 साल में, तो आपका रिटर्न उनके रिटर्न से मैच नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज द इंटरेस्ट रेट्स आर 4% लोअर देन व्हाट इट वेयर प्रिवेलेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम। अगर कोई बंदा आज से करियर शुरू करता है या पिछले 3 साल से करियर शुरू किया है और वो PPF में इन्वेस्ट करता है, तो उसका रिटर्न आपके जितना भी जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द इंटरेस्ट रेट हैज गॉन डाउन टू 7.1% और अगले 15 साल में इंटरेस्ट रेट अगर और कम हुए तो उनका कंपाउंडिंग कम रेट से होगा। तो जो स्नोबॉल इम्पैक्ट 85 से 2000 के फेज में जनरेट हुआ, वही स्नोबॉल इम्पैक्ट 2003 से 2021 में नहीं हुआ है और आगे 15 साल में वो स्नोबॉल इम्पैक्ट और जनरेट नहीं होगा, बिकॉज द ट्रेंड ऑफ इंटरेस्ट रेट इज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग। और जब भी
कोई भी इकोनॉमी डेवलपिंग से डेवलप होती है तो इंटरेस्ट रेट का ट्रेंड वो डाउनवर्ड ही रहता है। सो यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया उसमें अगर आप फिर भी मानते हैं कि पीपीएफ में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक केस स्टडी लेते हैं जहाँ पे पिछले 15 साल में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है रेगुलरली 15 साल तक तो उसका क्या वैल्यूएशन बना है। अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। आप साल के शुरुआत में इन्वेस्ट कर सकते हो और साल के अंत में इन्वेस्ट कर सकते हो। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का ये थॉट प्रोसेस होता है कि वो कोई चीज़ कंपल्जन ना हो तब तक काम नहीं करते हैं, तो वो मार्च के लास्ट वीक तक वेट करते हैं और मार्च के लास्ट वीक में 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर वो स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट 15 साल में एवरेज 7.91 रिटर्न के हिसाब से 40,44,000 रुपए के आसपास होता है। राइट, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 22.5 लाख रुपए, उसका वैल्यूएशन बन गया 40,44,000 रुपए। अगर आप ये स्ट्रेटेजी को बदल के बिगिनिंग ऑफ द ईयर करते तो क्या फर्क पड़ता। मैं यहाँ पे वो स्ट्रेटेजी डिस्प्ले कर रहा हूँ जहाँ पे आपको क्लियर कट फर्क दिखेगा। 3,20,000 रुपए का फर्क दिख रहा है। 3,20,000 मतलब आप एक छोटी कार खरीद सकते हैं। इतना कॉर्पस आपका एडिशनली जनरेट होता है ओनली बाय चेंजिंग द टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। कई लोग हमें ये सवाल करते हैं कि सर एंड ऑफ द ईयर करने से बिगिनिंग ऑफ द ईयर करने में क्या फ़र्क पड़ता है। ये फ़र्क आपके सामने क्लियर है। कई लोग ये सवाल हमें करते हैं कि सर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पैसा भी तो होना चाहिए, पर अगर आपको क्लियर कट फ़ायदा दिख रहा है तो आप अपना बजट एडजस्ट कर सकते हैं, isn't it? So still the choice is yours। ये एक पर्सपेक्टिव है। हमारा ओपिनियन ऐसा है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट करने से कंपाउंडिंग का फर्क पड़ता है। अभी और एक स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं व्हेन वी डिस्कस अबाउट पीपीएफ। हमें पता है कि साल में मुझे 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, साल के अंत में करूं या बिगिनिंग में करूं। कई लोगों का ये ओपिनियन होता है कि हमारे पास बजट नहीं है, तो उनके लिए ये एक बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है। मान लीजिए अगर आपने होम लोन लिया होता तो उसका ईएमआई आप रेगुलरली पे करते कि नहीं करते? क्यों? अगर होम लोन पे नहीं करते, ईएमआई पे नहीं करते तो घर फॉरफिट होने के चांसेस हैं। सो एज्यूम आप टैक्स सेविंग भी हर महीना करते हैं, सैलरी हर महीना आ रहा है तो टैक्स सेविंग भी हर महीना करते हैं। तो अगर मैं 1.5 लाख रुपए एक साथ करने की जगह पे उसको डिवाइड कर दूं 12 महीने में तो 12,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। 15 साल तक मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ और 7.91% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा हूँ। सो ये मेरा फर्क 2.5 लाख रुपए का हो रहा है। अगर मैं एंड ऑफ द ईयर 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ उसकी जगह पे 12,500 हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ये फर्क दिखता है। अगर यही चीज मैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर में करूं, बिगिनिंग ऑफ द मंथ इनफैक्ट, तो ये फर्क 28,000 के आसपास जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे इतना फर्क नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मंथ के शुरुआत में या मंथ के अंत में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो 28,000 के आसपास का फर्क बैठ रहा है। पर अब अगर उसको हर महीने डिवाइड कर दे तो जो हमने आगे के पर्सपेक्टिव में देखा कि 3,20,000 रुपये जनरेट हो रहे हैं, वही डिफरेंस यहाँ पे आपको 3,20,000 का क्लियर कट डिफरेंस यहाँ पे जनरेट हो रहा है। सो यहाँ पे भी एक पर्सपेक्टिव है कि अगर मुझे पीपीएफ में ही इन्वेस्ट करना है तो रादर देन इन्वेस्टिंग 1,50,000 रुपीज एट वन गो, आई कैन इन्वेस्ट एवरी मंथ इनटू दैट। आगे के एग्जाम्पल में हमने देखा कि 7.91% रेट ऑफ रिटर्न हमने लिया तो कितना रिटर्न जनरेट होता है। पर कोई अगर बिगिनर है और आज से या पिछले 3 साल से इन्वेस्ट कर रहा है पीपीएफ में तो उसको तो 7.10% का रेट ऑफ रिटर्न ही मिल रहा है।
तो 7.10% रेट ऑफ रिटर्न से उसका वैल्यूएशन 38 लाख के करीब जनरेट हो रहा है अगर वो एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्ट कर रहा है तो, और अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन्वेस्ट कर रहा है तो 40,68,000 के करीब का वैल्यूएशन जनरेट हो रहा है। इंटरेस्ट रेट कम होने से आपके कॉर्पस में भी बहुत बड़ा फर्क होता है। अभी हम देखते हैं कि ये सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एसआईपी में अप्लाई करने से कितना फर्क आता है। अगर मैं एसआईपी में भी 7.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता हूं तो यहाँ पे क्लोज टू 40 लाख रुपीस जनरेट हो रहे हैं, और बिगिनिंग ऑफ द मंथ में अगर इन्वेस्ट करता हूं तो 40,20,000 रुपीस जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 23,000 रुपये का फर्क पड़ रहा है। पर इन चारों केस स्टडी को देख के एक चीज़ डिसाइडेड है कि अगर आपको टैक्स सेविंग का इन्वेस्टमेंट करना है, भले ही आप पीपीएफ में करें, तो हर महीना करना सजेस्टेबल है रादर देन इन्वेस्टिंग एट वन गो। सो यहाँ तक हमने देखा कि पीपीएफ में इन्वेस्ट करने से क्या फ़र्क पड़ता है। पीपीएफ में अगर मैं साल के शुरुआत में इन्वेस्ट करूँ या अंत में इन्वेस्ट करूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, एसआईपी करूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। अभी दूसरा सवाल ये हमारे दिमाग में है कि क्या पीपीएफ से बेटर प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर 7.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उससे बेटर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, अगर है तो क्या रेट ऑफ रिटर्न उसमें जनरेट होता है और उस रेट ऑफ रिटर्न से कितना फर्क पड़ता है। तो चलिए ये पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। पीपीएफ से जो बेहतर प्रोडक्ट है, रिलेटिव प्रोडक्ट है, वो ईएलएसएस है। म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी होती है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, जो आपको 3 पर्पस सॉल्व करके देती है। वो आपके लिए टैक्स बचाती है, वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करती है, और 3 साल के बाद अगर आपको पैसों की कभी भी ज़रूरत पड़ी तो वो आपको लिक्विडिटी देती है। पीपीएफ में 15 साल तक आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वेरेज ईएलएसएस में 3 साल के बाद आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बट ये पॉइंट आपको सीरियसली नहीं लेना है। अगर आपको कंपेयर करना है ईएलएसएस को तो पीपीएफ की तरह ही कंपेयर करना पड़ेगा, उतने ही ड्यूरेशन में हमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अगर ईएलएसएस में हम इन्वेस्ट करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। 1.5 लाख रुपए अगर मैं ईएलएसएस में इन्वेस्ट करता हूँ 15 साल तक, भले ही इसमें 3 साल का लॉक इन है, पर 15 साल तक अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ और मैंने वैल्यू रिसर्च वेबसाइट से इस पर्टिकुलर ईएलएसएस कैटेगरी का रिटर्न लिया हुआ है पिछले 15 साल का, जो 13% बता रहा है। कैटेगरी रिटर्न मतलब टॉप परफॉर्मिंग फंड एंड बॉटम परफॉर्मिंग फंड, ये सब का एवरेज कैटेगरी रिटर्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60,62,000 जनरेट हो रहे हैं। पीपीएफ में 40 लाख जनरेट हो रहे थे, यहाँ 20 लाख रुपए ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं। अगर यही स्ट्रैटेजी मैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर में करूँ 15 साल तक 13% के हिसाब से, तो यहाँ पे 68,50,000 रुपीज़ जनरेट हो रहे हैं, विच इज़ क्लोज टू 8 लाख रुपीज़। कंपाउंडिंग का फ़र्क देखिए, 8 लाख रुपए का फ़र्क आ रहा है अगर मैं बिगिनिंग और एंड में करता हूं तो ईएलएसएस में आपका कॉर्पस 1/3 से भी ज्यादा बढ़ रहा है पीपीएफ की कंपैरिजन में। तो कोई अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहता है तो चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग या चाइल्ड मैरिज प्लानिंग फ्री में हो रहा है, खाली एसेट क्लास चेंज करने से। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि हम ईएलएसएस में 3 साल का रिटर्न ही रखते हैं, 3 साल का ड्यूरेशन ही रखते हैं, और पीपीएफ में हम 15 साल तक टच नहीं करते हैं, उसको 5 साल एक्सटेंड करते हैं और उसके बाद और 5 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं। सो टोटल पीपीएफ में हम 25 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं, वेरेज ईएलएसएस में 3 साल के बाद हम एनएवी देख के निकल जाते हैं या 5 साल में निकल जाते हैं। तो आपको ये फर्क नहीं दिखेगा। इसके लिए आप मेरा लॉन्ग टर्म करके एक वीडियो है वो देखिए, उससे आपको आइडिया आएगा कि लॉन्ग टर्म क्या होता है एंड व्हाई इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एसेट क्लासेस।
सेम स्ट्रैटेजी पीपीएफ की तरह अगर मैं ईएलएसएस में भी हर महीना इन्वेस्ट करूं 12,500 रुपए एंड ऑफ द मंथ 15 साल तक और 13% का रेट ऑफ रिटर्न लूं तो यहाँ पे 68,71,000 रुपीज जनरेट होते हैं। और अगर मैं 12,500 महीने के बिगिनिंग में इन्वेस्ट कर दूं तो 13% के हिसाब से 69 लाख रुपीस जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे 74,000 रुपीस का फर्क फिर भी जनरेट हो रहा है। सो आप सोचिए कि एक एसेट क्लास बदलने से आपका एक गोल कंप्लीटली फ्री में प्लान हो रहा है, प्रोवाइडेड यू गिव द सेम ड्यूरेशन फॉर इट टू ग्रो। यहाँ पे हमने कैटेगरी का एवरेज रिटर्न लिया हुआ है, बट कुछ फंड्स ने इससे बेटर रिटर्न्स जनरेट किए हुए हैं, 15% से भी ज्यादा रिटर्न्स जनरेट किए हुए हैं। नाउ ये एक सवाल आता है कि सर 13% तो हिस्ट्री है, आगे अगर 13% नहीं हुआ तो यहाँ पे अगर हम 11% का रिटर्न भी ले ले तो 11% के रिटर्न के हिसाब से भी 57 लाख रुपए जनरेट हो रहे हैं, विच इज बेटर देन अ पीपीएफ विच इज जनरेटिंग क्लोज टू 40 लाख रुपीज एट 7.1% रिटर्न। तो फिर भी 17 लाख रुपए का डिफरेंस जनरेट हो रहा है। सो ईएलएसएस इज अ बेटर प्रोडक्ट एज कंपेयर टू पीपीएफ। हैविंग सेड दिस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा पैसा ईएलएसएस में इन्वेस्ट करें। अगर आप कर सकते हैं तो बेहतर है, इसके जैसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर अगर आप फिर भी थोड़ा रिस्क कंजर्वेटिव हैं और अगर आप पीपीएफ में थोड़ा बहुत पोर्शन रखना चाहते हैं तो आप उसको 50-50 डिवाइड कर सकते हैं। 12,500 को आप आधे आधे डिवाइड कर दीजिए। 6,750 रुपीज आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करिए और 6,750 रुपीज आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करिए। अगर आप ये स्ट्रेटेजी भी फॉलो करेंगे तो 55 लाख के आसपास का आपका वैल्यूएशन जनरेट होगा, विच इज गुड फॉर द रिटायरमेंट कॉर्पस पर्पस। सो फाइनली हमने हर एक पर्सपेक्टिव से ये प्रोडक्ट को एनालाइज किया। पीपीएफ में बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन्वेस्ट करें, एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्ट करें या एसआईपी करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, और उसकी जगह पे अगर हम ईएलएसएस में इन्वेस्ट करें लमसम एंड ऑफ द ईयर या बिगिनिंग ऑफ द ईयर या फिर एसआईपी करें तो क्या फ़र्क पड़ सकता है। अगर हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कम है फिर भी सब्सटेंशियल फ़र्क पड़ता है और एक गोल आपका इफेक्टिवली प्लान हो जाएगा अगर आप एसेट क्लासेस को प्रॉपरली मैनेज करें तो शुरुआत में हमने डिस्कस किया, कुछ लोगों की मान्यता है कि ये पीपीएफ प्रोडक्ट अच्छा है। जो फेज में वो थे या जो फेज में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था या इन्वेस्टमेंट्स किया था, वो फेज में वो प्रोडक्ट अच्छा था। प्रिंसिपली देयर एडवाइस इज करेक्ट। पर आज के ज़माने में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है फॉर फ्यूचर तो वो प्रोडक्ट की जगह पे देर आर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल इन एटीसी इटसेल्फ। देर आर अदर प्रोडक्ट्स, एनपीएस इज वन प्रोडक्ट टू बी कंसिडर्ड, ईएलएसएस इज अनदर प्रोडक्ट टू बी कंसिडर्ड। ये सब के रिटर्न्स आप चेक करिए और अगर आप फर्दर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप रिसर्च कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। मेरा ईमेल आईडी अवेलेबल है इस यूट्यूब चैनल पे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी एबल टू प्रोवाइड यू द बेटर एडवाइस। विद दिस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय, नमस्ते।